नमस्कार, मैं हूँ शुचि शंकर विक, आप मेरे साथ देख रहे हैं स्टोरीज़ बाय विक। आज मैं आपको एक अच्छी और रियल स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ, लव स्टोरी। ये लव स्टोरी है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में को-एजुकेशंस बहुत ज़्यादा है। मैंने को-एजुकेशन तो हर जगह ही है, लेकिन महाराष्ट्र में एक स्कूल है, उसकी एक कहानी है। को-एजुकेशन में लड़के और लड़कियाँ दोनों पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल है। वहाँ पे बहुत फॉरवर्ड्स होते हैं लोग। यानी कि माता-पिता जो है पढ़ने के लिए बच्चों को भेजते हैं, लेकिन वो किस तरह से फॉरवर्ड होते हैं, अब आप देखें। संध्या को उसी की कक्षा के एक लड़के से प्यार हो जाता है, जिसका नाम है राहुल। संध्या और राहुल की जो कहानी है, ये लव स्टोरी जो है, ये शुरू होती है आज से 15 साल पुरानी। राहुल संध्या को इंतहा प्यार करता है और संध्या राहुल को इंतहा प्यार करती है। लेकिन इसमें जो रोड़ा अटका रहे थे, वो थे संध्या के घरवाले। यानी संध्या एक धनाढ्य परिवार की इकलौती बेटी थी। यानी कि अगर संध्या किसी चीज़ पे भी हाथ रख देती थी, उसके माता-पिता नहीं मना करते थे, उसको देते थे लाके। यानी लाडो-प्यार से पली हुई संध्या। इधर राहुल गरीब का बच्चा था, गरीबी से पढ़ रहा था और अगर माता-पिता को कुछ कहता था देने के लिए, तो माता-पिता अपना पेट काट काट के इस बच्चे के लिए लाते थे। लेकिन राहुल और संध्या के आगे एक ऐसा प्यार का पर्दा पड़ा हुआ था आँखों के सामने, जो कि उनको कुछ नहीं दिख रहा था। संध्या और राहुल बहुत आगे निकल चुके थे। इतना आगे निकल चुके थे कि वहाँ से उनको वापस लाना न तो संध्या के घरवालों के बस में था और ना ही राहुल के घरवालों के बस में था। अब यहाँ पे राहुल और संध्या के लिए एक बहुत बड़ी ये प्रॉब्लम थी कि अगर वो महाराष्ट्र में ही रहते हैं, तो उनका ब्याह नहीं हो सकता है और न ही वो करने देंगे। तो राहुल और संध्या ने एक प्लान बनाया, क्यों ना हम स्कूल कॉलेज के बहाने आएँगे और यहाँ से किसी दूसरे शहर में जाके बस जाते हैं। हुआ भी वही। राहुल थोड़ा-सा अपने को स्मार्ट समझने लगा। उसने संध्या को बोला कि आप कुछ पैसे-वैसे भी ले लेना घर से, ताकि हम लोग रह सकें कुछ 1-2 महीने, उसके बाद मैं काम शुरू कर दूँगा और हम लोग की ज़िंदगी कटेगी। राहुल और संध्या ने प्लान बनाया कि वो वहाँ से जाएँगे इंडिया के बाहर यानी नेपाल। नेपाल एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप जाओगे, आपको रोज़गार भी मिल जाएगा और बहुत अच्छे लोग हैं वहाँ पे, व्यवहारी लोग हैं। ये राहुल का कहना था संध्या को। संध्या इसकी बातों में आ जाती है। संध्या कुछ कैश, जेवर और कुछ सामान लेके एक अटैची में आ जाती है, जहाँ पे इनका मीटिंग पॉइंट था राहुल का। राहुल भी कुछ पैसे वगैरह और सामान वगैरह लेके आता है। अब दोनों राहुल और संध्या निकल जाते हैं उसी रात को नेपाल। नेपाल में ये चले जाते हैं और नेपाल में जाके कहीं पे भी इनको मकान नहीं मिलता है रहने के लिए, क्योंकि वहाँ पे जो भी मकान देता था, वो कहते थे अगर आप शादीशुदा हैं, तो आपको मकान मिलेगा, हम लड़का-लड़कियों को मकान नहीं देते हैं। खैर किसी तरह से वहाँ पे कन्विंस किया कि भई अब इनको एक ही था चारा कि जिसके घर भी जाएँगे मकान में रहने के लिए, वहाँ शादीशुदा ही कहना पड़ेगा। ये गए, इन्होंने एक जगह मकान ले लिया और लेना कहाँ मकान इन्होंने लिया था काठमांडू में। काठमांडू में छोटे से जगह में ये रहने लगे। राहुल कुछ दिनों के लिए सोच रहा था कि मैं कुछ काम करूँ, काम करूँ। दिन बीतते जा रहे थे, संध्या केवल घर में रहती थी। राहुल ने सोचा कि मैं कुछ काम करूँ, तो वो काम की तलाश में निकल जाता है। उसको एक कैसीनो में ड्यूटी मिल जाती है।
कैसीनो यानी कि काठमांडू में बहुत सारे कैसीनोस हैं, वहाँ कैसीनो में इसको एक नौकरी मिल जाती है और ये उस नौकरी से अपना घर चलाता है। यानी राहुल जो था, वो नौकरी करता था और संध्या घर में रहती थी। संध्या काफ़ी पढ़ी-लिखी थी। संध्या भी ये सोचती थी कि मैं घर में आराम से बैठी रहती हूँ, कोई काम-काज नहीं करती हूँ। मुझे भी कुछ काम-काज करना चाहिए क्योंकि अब उनकी ज़िंदगी ही अलग हो रही थी। इधर राहुल के माता-पिता और संध्या के माता-पिता बहुत परेशान थे कि ये दोनों गए तो गए कहाँ? राहुल के माता-पिता संध्या के घर जाते हैं, संध्या के माता-पिता राहुल से मिलते हैं, लेकिन दोनों ही बच्चे गायब थे। इनको ये भी डर सता रहा था कहीं ऐसा तो नहीं है कि राहुल और संध्या के साथ कोई अनहोनी हो गई हो। ये सबसे बड़ी सता रही थी संध्या के पिताजी को क्योंकि संध्या के पिताजी कुछ भी करने को तैयार थे, लेकिन अनहोनी के नाम से वो बहुत डर रहे थे कि अगर कोई अनहोनी हो गई हो, तो वो कहीं के नहीं रहें। खैर, पुलिस में रिपोर्ट कराई गई, एफआईआर भी हो गई। पुलिस को उन दोनों की फ़ोटोएँ दे दी गई। अब लापता की तलाश शुरू होती है। यानी दोनों को लापता कह दिया गया और शुरू करने लगे। पुलिस ने पहले अपनी तहकीकात की कि शायद एक्सीडेंट हो गया हो, कहीं पे भी मेल-फीमेल की जो देखे, ऐज मिलाएँ और उस हिसाब से वो आइडेंटिफ़िकेशन करते थे। लेकिन ऐसी कोई उनको चीज़ नहीं मिली जिससे वो आइडेंटिफ़ाई कर सके कि उनकी दोनों की डेथ हो गई है। पुलिस ने कुछ महीने तक ये केस को चलाया, उसके बाद पुलिस की फाइल में ये दब के रह गया। इधर राहुल और संध्या अपने काम-काज में इतने मशगूल हो गए कि इनको घर की याद भी नहीं सताने लगी और घर भी एकदम से भूल चुके थे। संध्या ने भी एक छोटा-मोटा अपना काम शुरू कर दिया घर में, यानी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी घर में। यानी घर का घर सँभाला जाएगा, ट्यूशन पढ़ाने से जो पैसे आएँगे, वो पैसे इकट्ठा करके ये आगे की ज़िंदगी व्यतीत करना चाहते थे। लेकिन अब संध्या को पता चल रहा था पैसे की वैल्यू, क्योंकि आज तक तो उसको पैसे की वैल्यू पता नहीं थी कि माता-पिता पैसे कमाते थे, इनको दे देते थे। ये अपना लाविश ज़िंदगी रह रही थी। लेकिन अब इनको पता चलता है पैसे की वैल्यू क्या है। राहुल को तो खैर पता ही था पैसे की वैल्यू। राहुल और संध्या अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे थे, लेकिन अभी तक उन्होंने शादी नहीं की थी। एक दिन इन्होंने सोचा कि हम शादी कर लेते हैं। अगर शादी नहीं करेंगे, तो हो सकता है कि हमारे माता-पिता दोनों को खोजते हुए यहाँ पे भी आ जाएँ और हम दोनों को फिर अलग-अलग करके ले जाएँ। तो राहुल का जो दिमाग था वो बिल्कुल सही चल रहा था क्योंकि शादीशुदा हो जाने के बाद आप अपनी ज़िंदगी को किसी के हवाले नहीं कर सकते हैं, ये कोर्ट भी कहता है। कोर्ट भी स्वतंत्रता ये देता है कि अगर आप शादीशुदा हैं और 18 साल के ऊपर हैं, तो माँ-बाप का उस पे कोई अधिकार नहीं होता है, अगर वो राज़ी से या बेराज़ी से शादी कर लेते हैं तो। खैर, राहुल और संध्या भी कोर्ट में जाते हैं और वहाँ पे मैरिज कर लेते हैं काठमांडू के कोर्ट में। मैरिज कर लेने के बाद दोनों पति-पत्नी के रूप में रहने लगते हैं और अपनी ज़िंदगी व्यतीत करते हैं। साल बीत जाता है, पता नहीं चलता है, 2 साल बीत जाता है, अच्छी तरह इनकी ज़िंदगी कट रही थी। अब इनके घर में एक नन्हा-मुन्ना सा बच्चा भी पैदा होता है, जो संध्या उसकी देख-रेख करती है और संध्या ने अब ट्यूशन भी पढ़ाना बंद कर दिया था, क्योंकि बच्चे को ये पालना चाहती थी अच्छी तरह से कि बच्चे के ऊपर कोई किसी चीज़ की असर ना रहे, कोई कमी ना रहे। राहुल अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहा था, कभी वो कैसिनो में हुआ करता था मैनेजर, आज कैसिनो का मालिक था वो। क्योंकि राहुल जो था वो बहुत ही इंटेलिजेंट था। राहुल को ये भी पता था कि किस तरह से पैसे की कदर है और पैसा अगर हम जोड़ेंगे तो ये हमारे आगे काम आएगा। राहुल इस तरह से बहुत अपनी ईमानदारी से काम करते-करते उसने एक कैसिनो बना लिया।
और कैसिनो बनाने के बाद राहुल बहुत ही अच्छी तरह से काम करने लगा। आज राहुल के नीचे कैसिनो में काम करने वालों को पगार देता है। यानी आप देखिए राहुल कितना सिंसियर है। उसने इतनी बड़ी गलती कर ली, उस गलती को सुधारने के लिए अब दूसरी गलती नहीं करना चाहता था और उसने पैसे को सहज-सहज के अपना एक कैसिनो तैयार। इधर संध्या भी बहुत अच्छी तरह से पैसे को सहेजती थी, उसको भी पैसे की वैल्यू समझ में आ चुकी थी। दोनों मिलके बच्चे को पालते थे, बच्चा बड़ा होने लगा। अब बच्चे की पढ़ाई की परवरिश की बात आई, तो उन्होंने ये प्लान किया कि हम क्यों ना इसको कहीं बाहर भेज दें पढ़ने। लेकिन नहीं, संध्या ने बोला नहीं, ये हमारे साथ ही रहेगा और हमारे साथ ही पढ़ेगा। ठीक है, जैसा राहुल ने सोचा था वैसे ही हुआ। उसको वहीं पढ़ाने लगे, अपने साथ ही पढ़ाने लगे और बच्चा भी पढ़ने लगा। बच्चा पढ़ते-पढ़ते बड़ा होने लगा, माता-पिता भी बड़े होने लगे। माता-पिता उसकी बहुत देख-रेख करते थे। एक ही एक बच्चा था, एक ही एक होनहार बच्चा जिसको आप कह लीजिए था, काफ़ी इंटेलिजेंट था। अब उसको जब उसने 10th पास कर ली, यानी 11वीं में जब उसका एडमिशन कराना था, अब यहाँ पे थोड़ा-सा विरोधाभास हुआ संध्या में और राहुल। राहुल ने बोला कि इसको हम बाहर भेजेंगे, संध्या ने बोला नहीं, ये हमारे पास ही रह के पढ़ेगा। संध्या चाहती थी कि उसके साथ ही उसके कलेजे का टुकड़ा रहे और पढ़े। लेकिन राहुल ये चाहता था कि ये बाहर जाके पढ़े ताकि इसकी कुछ आँखें भी खुले, कुछ कान भी खुले, कुछ पैसे की वैल्यू भी पता चले। खैर किसी तरह कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, वो वहीं पढ़ने लगा और पढ़ते-पढ़ते वो अपनी ज़िंदगी को व्यतीत कर रहा था। एक दिन की बात है, राहुल रात को वापस आ रहा था घर। रास्ते में क्या देखता है कि इसको अपने माता-पिता की तरह ही कोई लगे, हालाँकि इसके माता-पिता नहीं थे वो, लेकिन माता-पिता की तरह ही लगे और ये उनको दूर से खड़ा होके देखता रहा और ये सोच रहा था कि अरे! ये काठमांडू तक हमें खोजते हुए चले आए। लेकिन ये उसका वहम था। वहम इसलिए था क्योंकि इसको माता-पिता की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी राहुल को और राहुल ये चाहता था कि हम शादीशुदा हो गए हैं, बच्चा भी हो गया है, बच्चा भी बड़ा हो गया है। हम वापस महाराष्ट्र चलें, हम माफ़ी माँग लेंगे और उनके साथ ही रहेंगे। लेकिन संध्या अपनी जिद पे अड़ी रही क्योंकि वो अपने माता-पिता को जानती थी। जाने के बाद भी उसके माता-पिता कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते, लेकिन इसको राहुल के साथ नहीं रहने देते। ये सबसे बड़ी विडंबना थी कि राहुल जो था, वो इस चीज़ को नहीं समझ रहा था, लेकिन संध्या इस सारी चीज़ों को समझती थी। संध्या अपने माता-पिता के बारे में भी जानती थी और वो ये भी जानते थे कि उनके पिताजी यानी संध्या के पिताजी किसी भी हद तक जा सकते हैं संध्या को पाने के लिए, चाहे कुछ भी करना पड़े। यानी कि आप ये देखें कि संध्या ने ये सोच लिया था कहीं ऐसा ना हो अगर हम वापस जाते हैं, तो राहुल को भी ये मार दें, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इतना बड़ा रिस्क वो नहीं लेना चाहती थी, इसलिए वो मना कर रही थी। संध्या और राहुल और इनका जो बच्चा था, जिसका नाम था प्रथमा, प्रथमा उसका नाम रखा था, ये अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे थे। प्रथमा एक बहुत ही बड़ा इंटेलिजेंट स्टूडेंट था और क्लास में होनहार बच्चा कहलाता था। यहाँ तक कि उसको वज़ीफ़ा भी मिलता था, यानी कि वो अपने पैरों पे भी खड़ा होने चाहता था और किसी भी तरह से माता-पिता के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता था। देखिए अब किस तरह से कहानी में ट्विस्ट आता है, ठीक वैसे ही जैसे माता-पिता ने इनके किया था, अब वो बच्चे का व्यवहार भी बदलता है। बच्चा भी किसी के प्रेम में ऐसा पागल हो जाता है कि अब वो लड़की जो थी जिससे ये प्रेम करता था प्रथमा, वो भी
प्रथमा एक तरह से अब यहाँ पे अमीर हो जाता है और जिससे वो प्रेम करता है, वो एक गरीब खानदान की लड़की थी। लेकिन अब प्रथमा को ये पता था कि मेरे पिताजी या मेरी माताजी उसको बिल्कुल नहीं सहन कर पाएँगे क्योंकि गरीब खानदान में बिल्कुल नहीं लेना चाहेंगे या ना ही मेरी शादी करना चाहेंगे। इसलिए वो बात को आगे नहीं बढ़ा रहा था और ना ही माता-पिता को कोई बात बता रहा था। माता-पिता ये सारी बातें नहीं जानते थे। एक दिन की बात है, राहुल, संध्या और प्रथमा, ये तीनों आदमी शाम को अपनी कार से मॉल घूमने गए। उस मॉल में वो लड़की आई थी अपने माता-पिता के साथ कुछ परचेज़ करने। प्रथमा ने जब उसको देखा, तो इसकी आँखें फटी की फटी रह गई क्योंकि वो मॉल में तो कोई भी आ सकता था परचेज़ करने, लेकिन जो उस लड़की ने ड्रेस पहन रखा था, वो ड्रेस इतना ज़्यादा कॉस्टली था कि प्रथमा की आँखें फटी की फटी रह गईं और जब उसने उनके माता-पिता को देखा, लड़की के, और भी भौचक्का रह गया क्योंकि उसके माता-पिता भी बहुत बड़े और अमीर खानदान के थे। यानी अमीर खानदान की वो लड़की थी। अपने माता-पिता को तो राहुल और संध्या को तो ये प्रथमा बता नहीं पाया कि ये वो लड़की है जिससे प्यार करता है, लेकिन इसकी आँखें फटी की फटी रह गईं और वो वहाँ से अपना परचेज़िंग वगैरह करके घर की तरफ रवाना हुए। दूसरे दिन प्रथमा जब उससे मिलने गया लड़की से, तो उसने बोला कि तुम धोखेबाज हो, तुमने सच्चाई नहीं बताई, तुम यहाँ की बड़ी अमीर लड़की हो, अमीर माता-पिता हैं तुम्हारे, अब सच्चाई बताओ। तब उस लड़की ने कहा कि मेरे जो पिताजी हैं, यहाँ के बहुत बड़े यानी बिज़नेसमैन हैं और मेरी माता भी यहाँ की बहुत बड़ी बिज़नेस वुमन है। यानी बिज़नेस एंटरप्राइज़ेज़ की वो एक एंटरप्रेन्योर की लड़की है और वो लड़की जो है, किसी एक ऐसे लोग से निकली थी, जहाँ पे उसने बहुत ही गरीबी देखी हुई थी और उस लड़की को उस माता-पिता ने अडॉप्ट किया था। यानी वो उनकी भी लड़की नहीं थी, वो अडॉप्टेड थी, यानी कि कहीं से उसको लेके आए थे, यानी किसी भी आश्रम से लाए थे, जो रजिस्टर्ड आश्रम था, वहाँ से उस लड़की को लेके आए थे। तब उस लड़की ने ये सारी बातें बताई कि मैं गरीबी के माहौल में जीना चाहती थी और मैं आपको इसलिए ये सारी चीज़ें नहीं बता रही थी। अब आपको जो करना है करें, मैं फिर भी वहीं की वहीं आपके साथ हूँ। प्रतिमा को ये बातें कुछ अजीब-सी लगीं, कुछ मिलान नहीं कर रही थी, लेकिन फिर भी उसने ये सारी बातों पे विश्वास किया और विश्वास करने के बाद उसने बोला, "ठीक है, आज मैं आपको अपने माता-पिता से मिलाता हूँ, देखते हैं वो क्या।" एक दिन उसने अपने माता-पिता को बता दी सारी बातें, माता-पिता को उस लड़की से भी मिला दिया। राहुल और संध्या ने सीधा लड़की को देखने के बाद, लड़की से बातचीत करने के बाद, सीधे उसको कार में बैठा के उसके माता-पिता के पास गए और माता-पिता के पास जाने के बाद सारी कहानी बात हुई, बातचीत की और उसके बाद वहाँ पे उसको बोला कि हमें लड़की पसंद है। लेकिन वो बिज़नेसमैन थे, बिज़नेस एंटरप्रेन्योर थे। उन्होंने बोला ठीक है, आपको पसंद है लेकिन हम भी लड़के के बारे में कुछ पता करेंगे, फिर हम आपको बताएँगे। आप चाय-पानी पीजिए, नाश्ता करिए। नाश्ता-वाश्ता करके चाय-पानी पी के वो वहाँ से निकल गए। उसने क्या किया, उस बिज़नेसमैन ने अपनी वो जो लड़की थी जिसको पाला-पोसा था, बड़ा किया था, उसको वहाँ से वो महाराष्ट्र भेज देते। क्योंकि उस जो एंटरप्रेन्योर था, बिज़नेसमैन जो था एंटरप्रेन्योर, उसको ये सारी बातें पता चल गई थी कि राहुल इसके प्रथमा के जो राहुल पिताजी हैं,
और माताजी हैं, वो कहाँ से हैं, क्या करती हैं, कैसे हैं, सब कुछ उसने पता कर लिया था। वो अपनी बिटिया को ऐसे घर में नहीं देना चाहती थी, जहाँ पे ये सारा कल्चर्ड एक तरह से डेवलप हो चुका हो, कि माता-पिता के कहने के बाद भी इस तरह से उन्होंने स्टेप उठाया था, तो ये कन्फ्यूज़ हो गए थे और उन्होंने बोला कि ठीक है, हम देखेंगे, बात करेंगे, लेकिन उसने उसको भेज दिया बाहर। इधर प्रतिमा वापस बात करने के लिए उसके घर जाता है, तो पता चलता है कि लड़की अपने माँ के घर मतलब अपनी नानी के घर गई हुई है। नानी का घर कहाँ है? मैंने कहा भई ये हम आपको क्यों बताएँ कहाँ है? ठीक है, चला आया। अब ये पुरानी बातें थी इसलिए वहाँ पे मोबाइल नंबर भी नहीं हुआ मोबाइल भी नहीं हुआ करते थे। काफ़ी पुरानी बात मैं आपसे बता रहा हूँ। मोबाइल भी नहीं हुआ करते थे, लेकिन किसी तरह से प्रथमा एकदम से सदमे में चला गया और क्योंकि वो उससे इंतहा प्यार करता, जिस तरह से राहुल स संध्या से इंतहा प्यार करता है, उसी तरह से प्रथमा जो था उस लड़की से इंतहा प्यार करता था। वो लड़की जो है आज तक उसको नहीं पता कहाँ रखा गया है, क्या किया गया है। लेकिन राहुल का बेटा प्रथमा इतनी बुरी तरह से तड़पता था उस लड़की के न मिलने के कारण, उसकी तड़प नहीं देखी जाती थी। ना तो राहुल से, ना तो संध्या से। ये गिड़गिड़ाते थे, राहुल और संध्या गिड़गिड़ाते थे जाके उसके माँ-बाप के सामने कि आप मेरे बच्चे की ज़िंदगी बचा लें, उसका शादी कर दे, उसको बता दे कहाँ है, हम किसी तरह से तकलीफ नहीं देंगे आपकी बच्ची को। लेकिन वो बिज़नेसमैन अपनी बातों पे अड़ा रहा। उसने बोला कहाँ तुम, कहाँ मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी आपके घर में जाए और आपको जो करना है करें, आपके बेटे से मेरा कोई लेना-देना। अंततः ये लोग हाथ जोड़ते हुए, हाथ मलते हुए, कराहते हुए घर आ गए। बेटे को बहुत कन्विंस करने की कोशिश की लेकिन बेटा कोमा में चला गया और आज भी बेटा इनका कोमा में है। आप देखिए किस तरह से भगवान बदला लेता है। यानी भगवान किस तरह से आपको ये सीख देता है कि अगर आप अपने माता-पिता का कहना नहीं मानोगे, तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है क्योंकि सबसे बड़ा भगवान है और सबसे ऊँचा देखने वाला भगवान है। भगवान सब कुछ देखता है, इंसाफ सबके साथ करता है। इंसाफ में कुछ देरी हो सकती है, लेकिन इंसाफ होता है। इधर राहुल और संध्या को ऐसा लग रहा था कि जैसे अब उनको समय आ चुका है जाके अपने माता-पिता से माफ़ी माँगनी चाहिए। हो सकता है उनका बेटा वापस कोमा से बाहर आ जाए। लेकिन संध्या को अपने माता-पिता के बारे में बात पता था इसलिए नहीं जा रही थी और एडमेंट थी कि नहीं जाऊँगी, चाहे कुछ भी हो जाए, हम यहीं रहेंगे। खैर अंततः राहुल को भी वो बात माननी पड़ी। आज भी राहुल और संध्या उस बेटे के साथ यानी एक तरह से अपंग बेटे के साथ अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं काठमांडू में और वो लड़की जो बिज़नेसमैन एंटरप्रेन्योर की लड़की थी, वो कहीं और है, किसी और के साथ शादी हो गई है, वो अपनी सुखी ज़िंदगी व्यतीत कर रही है और यहाँ पे ये लोग काठमांडू में हैं। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी? आप बताइएगा क्योंकि इस स्टोरी का मोरल ही ये है कि आप अपने माता-पिता यानी अपने सीनियर्स का कहना बिल्कुल माने क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी देखी हुई है, उन्होंने दौर देखा हुआ है, उनको सब पता है कि दुनिया केवल एक छलावा है, इस छलावे के अलावा इस दुनिया में कुछ नहीं रखा हुआ है। केवल इस दुनिया पे एक पॉलिश हुई हुई है, उस पॉलिश को अगर हटा दो, तो सब उसमें से दिखता है। तो कहानी का अंत अगर आपके पास भी कोई इस तरह से कहानी हो या स्टोरी हो, एनी टाइप ऑफ स्टोरी हो, हॉरर, लव स्टोरी, थ्रिलिंग स्टोरीज़, डकैती, कोई भी स्टोरी हो, आप मेरे को मेरे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं।
मेरा नंबर फ्लैश कर रहा है, उस नंबर पे भी आप मुझे भेज सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप नंबर दोनों दिए हुए हैं। फेसबुक पे भी सेंड कर सकते हैं। आपकी स्टोरी को मैं यहाँ पे बिल्कुल बताऊंगा। स्टोरीज बाय विक के चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, ताकि हम आपसे दूर न रहें, आप हमसे दूर न रहें। और मैंने ये भी देखा है कि कितने ही लोग आते हैं, स्टोरीज को देख के चले जाते हैं, वीडियोस को देख के चले जाते हैं, लेकिन बेल आइकन आज तक दबाने का उनको टाइम नहीं मिला है। तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा, प्लीज दबाएं और कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट लिखें अगर कोई कमेंट है, ताकि हम अपनी वीडियोस को और अच्छा और सुदृढ़ बना सके आपके लिए। अपना आप ख्याल रखें, माता पिता का कहना माने। जय हिंद, जय भारत।